मैंने पहले ही कहा, हिंदुस्तान की किसी एक दल का एक एमपी भी चुन करके आएगा, एक इंडिपेंडेंट भी चुन करके आएगा, मेरे लिए वो 125 करोड़ देशवासियों का प्रतिनिधि है, मेरे लिए वो सम्माननीय इस देश का सांसद है। इन सबके साथ मेरा उत्तम से उत्तम व्यवहार रहेगा। ये मैं 50 बार बोल चुका। नहीं, मुझे लगा कि आपने जब कहा, नहीं, कोई लड़के साथ हो उनको बुलाओ। मुझे लगा कि आपने जब ये बात कही कि ये भी एक तरीका है, in that you are indicating that if required you can work together with all these parties in some way or the other in the future. देखिए, ये फायदे वाला विषय नहीं है। मेरा फायदा हो तो मैं साथ चलूँ, मेरा फायदा ना हो तो ना चलूँ। देश चलाने का यही तरीका होता है, सबको साथ लेकर के चलना। चुनाव में मैं भले ही टाइम्स नाउ से तू मैं कर लूँ, लेकिन जब मुझे देश चलाना है तो मुझे टाइम्स नाउ को भी देश चलाने के काम में जोड़ना होगा। ये तो ये जिम्मेवारी है जी। आप राजनीति से बाहर निकलो ना, बहुत हो गया भाई, कब तक राजनीति करते? ये इलेक्शन चल रहा है तो इलेक्शन चल रहा है तो पॉलिटिकल इश्यूज ही तो पूछ रहे हैं। दामाद श्री करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले। तो isn't that a indication of the BJP, and since you are the prime ministerial candidate, your personal vendetta against the Gandhi family? मेरा 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई मेरे पर वेंडेटा का आरोप नहीं लगा सकता। Mr. Modi, one controversy has been that of Snoopgate. On Snoopgate, my question to you is, you have worked with Amit Shah for a very long time. Do you believe the voice is that of Amit Shah? Can you identify that voice as his voice in the tapes, Mr. Modi? Do you believe that having worked with Amit Shah for so long and so closely, that he could have broken the law without official clearances to deploy state machinery on one person? सुप्रीम कोर्ट इस बात को देख रही है, सुप्रीम कोर्ट देख रही है। What is your view on? सुप्रीम कोर्ट में विषय है, मैं बाहर कम बोलूँगा। सुप्रीम कोर्ट देख रही है जी, मुझे सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है। In the terms of reference, जो कमीशन ने जो स्टेट गवर्नमेंट ने जो कमीशन बिठाई है अंडर रिटायर्ड हाई कोर्ट जज on Snoopgate, Mr. Modi, one of the issues which is there is how the conspiracy on how the tapes came out. I am asking you this question in the context of Tehelka. In Tehelka also it was asked, is there a conspiracy behind why the Tehelka tapes came out vis-a-vis what was exposed in the tapes? In this case, what is more important? What is in the tapes or the conspiracy on why the tapes? मुझे तहलका वाला मालूम नहीं है, लेकिन जिस विषय पे आप जानना चाहते हो 10 बार पूछोगे, 10 बार एक ही जवाब है। सुप्रीम कोर्ट मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेट द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड। But why are you opposed to a central probe investigation in this case? On most cases, Mr. Modi, you are quite transparent. When you gave your interview on India TV, you were asked a question about your election expenditure. And you said, let there be an investigation by any central agency, including the Election Commission, if I'm not mistaken, you told Rajat Sharma, into this whole issue of my election expenditure. Why not a central investigation into Snoopgate as well? मैंने किसी चीज़ में मना किया ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के पास मामला है, मुझे कोई रोल करना ही नहीं है। मैं इस शब्द पे एक बोला नहीं हूँ भाई, आप क्यों मेरे गले मट रहे हो? But then why did you feel that Kapil Sibal and the central government, in a recent interview you said, had political malice on the question? कि इस पे देखिए 2009 में पार्लियामेंट का चुनाव था। उस चुनाव में दैट वाज 2009 में श्रीमान कपिल सिब्बल जी गुजरात आए थे और उन्होंने ये सार्वजनिक भाषण किया है। उन्होंने कहा है कि यूपीए 2 में मोदी जेल जाएगा और ये हम तय करके बैठे हैं, हम मोदी को जेल जा करके भेजेंगे। ये 2009 का है और तब के बाद की सारी घटनाएं उसी कोशिश को पूरा करने के लिए चल रही है। उस संदर्भ में मेरा जवाब है। So you feel this was part of a campaign? उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं कहा, उन्होंने कहा है, मेरा शब्द एक भी नहीं है। आप स्नूपगेट को भी उसी कैंपेन के पार्ट में देखते हैं? मैं कहता हूँ ना, वो स्नूपगेट में आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, पहले उसको इस दर मत लाइए, बोल दिया मैं। और आपका काम ये नहीं है इस प्रकार से मुझे फंसाना है, इसके लिए आप इंटरव्यू नहीं देते। आपका काम है मुझे सवाल पूछना, मेरा काम है जवाब देना। और आपको फंसाने का कार्यक्रम है तो वो बोल दीजिए, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ। आप उसके लिए आ जाइए, आपके 10 लोगों को बिठा दीजिए, आई एम रेडी टू फेस इट। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है। दूसरी बात, एक इंसान को आप सवाल पूछ रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूँ। आपको सुप्रीम कोर्ट से आप बड़े हैं तो आपकी मर्जी, मैं क्या करूँगा। लेकिन कपिल सिब्बल ने 2009 में जो कहा था, मैंने उनका कोर्ट दिया। अब आप इतने बुद्धिमान लोग हैं, उस कोर्ट का उपयोग मेरे खिलाफ करना है तो वो करिए, उनके खिलाफ करना है तो वो करिए, या दबा देना है तो दबा दीजिए। मिस्टर मोदी, वर यू सरप्राइज्ड व्हेन योर दूरदर्शन इंटरव्यू वाज सेंसर्ड? जब वो इंटरव्यू सेंसर किया गया, जब आपने इंटरव्यू दी, 2 सवाल है उसमें। जब इंटरव्यू दी, क्या आप सरप्राइज थे कि वो सेंसर हुई? जब सेंसर हुई तो ये बात बाद में आई, जब मीडिया में आई, उसके बाद आपके ऑफिस ने वो टेप्स रिलीज किए जो ओरिजिनल टेप्स थे। तो वर यू सरप्राइज्ड व्हेन दैट इंटरव्यू वाज सेंसर्ड? मैं बताता हूँ। एक तो दूरदर्शन से मुझे रिक्वेस्ट आई, मैंने कहा ठीक है भाई, अब सबको दे रहे तो बारी बारी से दे दीजिए। मैंने समय निकाला तो मेरी पार्टी भी रिकॉर्डिंग करती है, मेरी पार्टी ने भी रिकॉर्डिंग किया था। फिर
वो दूरदर्शन पे आया वो भी मुझे मालूम नहीं था, कांटा आगे निकाला वो भी मालूम नहीं था, क्योंकि ना हमें इतना समय होता है। लेकिन अचानक एक विषय आया बेटी वाला, मैंने कहा ये गाली मुझे कैसे पड़ी, मैं तो ऐसा बोला नहीं। तो फिर मैंने मेरी पार्टी को कहा, मैंने कहा जरा मेरा इंटरव्यू देखो भाई, ऐसा कुछ हुआ है क्या मेरे से? तो देखा तो नहीं, बोले साहब आप तो ऐसा नहीं बोले हैं। तो फिर मुझे लगा कि सिर्फ सेंसरशिप हुई ऐसा नहीं है, एक षड्यंत्र भी हुआ है। सेंसर तो कभी हो जाए, चलो भाई आपके पास टाइम नहीं हुआ, मान लीजिए अभी मैं अर्नब को कुछ भी इधर उधर बोल दूंगा तो निकाल दे, तो क्या बुरा है, आप एडिटर है, यू हैव एवरी राइट, मुझे कोई हम एडिट ज़्यादा नहीं करते। नहीं, अगर आप करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये उसमें से ही जो अर्थ निकाल करके मेरे गले मर दिया गया, तो मुझे ज़रा आश्चर्य हुआ। फिर मैंने मेरी पार्टी को कहा कि ऐसा करो, आप इसको यूट्यूब पर रिलीज़ कर दो। तो हमने उस अर्थ में रिलीज़ किया था। लेकिन बाद में जो लोग बेटी के मुद्दे पर मुझे 48 घंटे तक गालियाँ दे रहे थे, रियल जब इंटरव्यू आया तो फिर उस विषय को छुपा दिया। उस परिवार का प्रोटेक्ट करने के लिए सारी मशीनरी लग गई, जितना झूठा आरोप बिना कोई कारण मुझे गालियाँ दे दी। अब वो क्यों मदद कर रहे हैं मुझे अभी भी समझता नहीं, भाई कितने साल का कर्ज है इन लोगों पर, मुझे समझ नहीं आ रहा है। लेकिन फिर मामला चला गया भारत सरकार और प्रसार भारती के बीच का। अच्छा ये होगा कि मोदी को बीच में लाए बिना पूरा इंटरव्यू, कट किया हुआ इंटरव्यू, सरकार का रवैया, प्रसार भारती का रवैया, एंड हमारी प्रसार भारती स्वतंत्र है कि नहीं, इसकी चर्चा न्यूट्रल लोगों ने करनी चाहिए, नॉट मोदी। मोदी जी, मीडिया की न्यूट्रलिटी, और मैं वैसे इस बात पे जाता नहीं, बट टाइम्स नाउ की न्यूट्रलिटी पर ये तो जरूर कह सकता हूँ कि सारी इंटरव्यू टाइम्स नाउ पे दिखाएगी, एडिटेड, अनएडिटेड, सेंसर्ड, अनसेंसर्ड। मैं इसके विषय में टाइम्स नाउ को अभिनंदन करता हूँ, उन्होंने ये दूरदर्शन का पूरा दिखाया, मुझे बताया। मैं तो नहीं देख पाया, मैं खुद मेरा इंटरव्यू अभी तक देख नहीं पाया हूँ, लेकिन मैंने सुना आपने अच्छा किया ये। मोदी जी, मैं ये इस उसी दूरदर्शन के जो ये इंटरव्यू जो कंट्रोवर्शियल हुआ, उसमें एक मूल सवाल आपने ये कहा था कि आई विल नॉट रिस्पॉन्ड टू प्रियंका गांधी because I don't consider a political rival. My question to you is, नहीं, ऐसे शब्द मैंने नहीं कहा। you said नहीं, you said that let me ये आपका ट्रांसलेटर में कोई गड़बड़ है, अच्छा ट्रांसलेटर नहीं, what you said that even if she whatever she is saying is as a daughter, it is her right to work hard for her mother. Even if she gives me 10 more abuses, I'm willing to listen. Then I cannot raise any objections as she's only fulfilling her role as a daughter. Am I right in my translation now? Then my question to you is, why then later, in recent days, have you reacted to what Priyanka Gandhi has said? You reacted when you said, how can she see? You didn't take her name, but you said, Smriti who? फिर ये नीच राजनीति वाली बात आई, RSVP वाली बात आई. So while you said that you will not respond to Priyanka Gandhi, or at least because she's fulfilling her role as a daughter, why have you responded to the things that she has said? देखिए, ऐसा नहीं, आप मुझ पर गंभीर आरोप लगाते हैं तो मुझे जवाब नहीं देना चाहिए क्या? मुझे जवाब नहीं देना चाहिए क्या? अगर अर्नब गोस्वामी राजनीति में नहीं है, ठीक है, अगर कल मुझे गंभीर आरोप लगाएगा तो मैं नहीं बोलूँगा क्या? उस दिन का मेरा जवाब था कि भाई एक बेटी अपने माँ और भाई के लिए काम करे तो उसमें बुरा क्या है? बड़ा मैच्योर रिस्पॉन्स था मेरा भाई। But why is there so much animosity? Animosity का हिंदी ट्रांसलेशन क्या? मैं समझ गया एनिमोसिटी आप क्या कहना चाहते हैं। Why is there so much animosity, Mr. Modi, between you and the Gandhis? Why is it? Let me complete, Mr. Modi. Why has it got so personal with the Gandhis? You have made so many remarks in these elections. जैसे So many remarks. बताइए ना, Every speech of yours is about. बताइए, ऐसे नहीं चलता है, ये गोलमोल मत करो, बताओ। नहीं, मैं गोलमोल। आप रिसर्च करते हो ना, एक वाक्य बोलो, मैं सुनने को तैयार हूँ टाइम्स नाउ में, और आपकी हाजिरी में सुनने को तैयार। मैं गोलमोल नहीं करता हूँ मोदी जी। आपने अर्नब की शक्ल देखने जैसी है। एक्चुअल में एडिटोरियल राइट्स तो अर्नब के पास नहीं थे ना उस वक्त, एडिटोरियल टीम ही पूरा लिख के देती थी क्या पूछना क्या नहीं पूछना, सारा रेफरेंस तो जेल रहे। अर्नब को मैंने सिर्फ 2 लोग देखे, तीन लोग जिनके आगे अर्नब थोड़ा ना बैकफुट पे जाता है, एक मोदी जी, एक अमित शाह, तीसरी स्मृति ईरानी। तू कभी स्मृति ईरानी के साथ इंटरव्यू देख, अर्नब का कोई भी देख ले, अभी रिसेंट का ही देख ले, 2-3 महीने पुराने का, बैकफुट पे चला जाता है ये अर्नब इन तीनों के साथ जब भी इंटरव्यू करेगा। बहरहाल क्या ही कहें, बहुत सारी इश्यूज को इन्होंने बताया, मैं ऐसे नोट पैड पे लिख के रख रहा हूँ लास्ट में डिस्कस करने के लिए। मैंने भी साथ साथ में खोली भी है। हर स्पीच में आप कहते हैं माँ बेटी की सरकार, माँ बेटी की सरकार, माँ बेटी की सरकार तो गई। ये तो मुझे बताइए, संजय बारू की किताब के बाद कोई क्वेश्चन है क्या? संजय बारू की किताब के बाद मैंने माँ बेटी की सरकार बोलना शुरू किया है, उसके पहले नहीं बोला। चलिए आगे आ जाइए, अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा लगेगा। नवंबर 2013 में, क्योंकि मोदी जी आपके हर स्पीच, हर वाक्य, हर रैली को मैं फॉलो करता हूँ, नवंबर 2013 में आपने कहा, मैडम यू आर इल, लेट द शहजादा टेक ओवर एंड लेट अस सी देन इफ ही कैन डिलीवर राउंड द क्लॉक इलेक्ट्रिसिटी टू छत्तीसगढ़। आपने वो बात क्यों उठाई? नहीं, मैं बताता हूँ जी, आप वो पूरा भाषण सुनिए। एक सहज फ्लो में गया कि आप अगर बीमार हैं तो आपके बेटे को कहो बिजली की चिंता करें।
इतना इतना पवित्र भाव था। जब मैंने उसका टीवी डिबेट का सुना तो मैं हैरान हो गया। ऐसे ही एक गाली अभी मुझे पड़ी थोड़े दिन पहले, लेकिन मीडिया चुप था, मैं भूल गया क्या था। सेम टाइप ऑफ गालियाँ मुझे पड़ी, सारा मीडिया देश का चुप था। मैं हैरान था। और वो ऐसा रूटीन में, मैं जैसे मैं कहूँगा अच्छा अर्नब आप बीमार हो तो ऐसा करो उसको दे दो, इतना सहज था। लेकिन आपको पता होना चाहिए, देश में जब मैडम सोनिया जी की बीमारी की खबर आई वॉज फर्स्ट पर्सन, नॉट इवन सिंगल कांग्रेसमैन, मेरा सबसे पहले उनको गेट वेल सून का मैसेज और मेरा बुके गया था। मैं सार्वजनिक जीवन में जो भी लोग हैं उनके विचार कुछ भी हो, लेकिन ये सब तपस्या करते हैं, अपना पूरे परिवार को खपा देते हैं, मैं इज्जत करता हूँ। ये आप हमें जानते नहीं हो इसलिए आप बोल रहे हैं वैसा, हमारे जीवन को नहीं जानते हो आप। क्या रॉबर्ट वाड्रा के बारे में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई मोदी जी, वो एक तरह से जो दामाद श्री करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी आई थिंक 2-3 हफ्ते पहले, तो isn't that a indication of the BJP, and since you are the prime minister candidate, your personal vendetta against the Gandhi family मेरा is, 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, कोई मेरे पर वेंडेटा का आरोप नहीं लगा सकता, कोई सोच नहीं सकता। और इस विषय में भी मैं बार बार बोल चुका हूँ। करप्शन के विषय ये चुनाव का मुद्दा है, चुनाव का मुद्दा है। मुझ पर इतने गलीच और झूठे आरोप लगाए गए हैं, इसको देखने की आपको फुर्सत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ हकीकतें देखी देश के सामने और उसको आप वेंडेटा में ले जाते हो, ये कौन सा न्याय है आपका? is the Robert Vadra issue an issue to keep the Congress on the back foot? Because राजस्थान में सरकार दिसंबर में आई मोदी जी, तब से लेके अब तक कोई फॉर्मल प्रोब इनिशिएट नहीं हुई इनके इसलिए केसेस में, देखिए तो इज इट जस्ट एन इशू टू रेज एज अ पॉलिटिकल थ्रेट? यही इस बात का सबूत है कि हम हकीकतों के आधार पर चलते हैं, जुडिशियस माइंड से चलते हैं, जल्दबाजी में राजनीति करने के लिए नहीं जाते। वरना यही चीज़ हमको, जैसे हमारे साथ कपिल सिब्बल एंड कंपनी कर रही है ना, वो हम जयपुर में कर लेते हैं, लेकिन वो नहीं करते। हम हकीकतों के आधार पर जुडिशियल प्रोसेस से आगे बढ़ रहे हैं। नहीं होगा तो किसी को गुनाह नहीं बनेगा, हकीकत होगी तो देश जानेगा। अगर हमको करना होता, यही तो हमारी क्रेडिबिलिटी बताता है। हमने जो अब तक इस प्रकार से नहीं किया है वो हमारी क्रेडिबिलिटी बताता है। आप इसको गुनाह बताते हो, ये कैसा तर्क है? नहीं, मैं अगर वसुंधरा जी ने जनवरी में यही कर दिया होता तो आप वेंडेटा की बात करते हैं? नहीं, क्यों कहते हैं? यही तो करते और क्या करते? नहीं, बिल्कुल। और कोई उन्होंने शांति से ट्रू गवर्नमेंट प्रोसेस होती है, अपना काम चल रहा है, जब सच निकलेगा निकलेगा। No, but Mr. Modi, every time the Vadra case came up, the Congress party now responded by asking questions on Adani's. Mr. Adani himself came out and gave a series of press conferences, and he gave a series of interviews. Now, I know, Mr. Modi, what you will say, and I know that the Supreme Court has praised Gujarat for land acquisition. But I have just one question for you on that. That the one part which I find difficult to understand, and I want clarity from you as a chief minister for more than 10 years in Gujarat, is that how was land given at rates of 1 to 32 rupees per square meter for Adani's, but I am told for Tata Motors it was given at 900, for Ford India it was given at 1,100. So why is there such a difference in the rates at which other corporates have been given land as opposed to others? पहली बात है कि आप अहमदाबाद में ज़मीन लेने जाएंगे और कच्छ के रेगिस्तान में ले जाएंगे तो दोनों में फ़र्क होगा कि नहीं होगा? टाटा अहमदाबाद में है, कच्छ अदाड़ी रेगिस्तान में है। दूसरा, वो समुद्र की मास लैंड है। तीसरी बात है अर्नब, ये आंकड़ों का विषय होता है। क्या आप चाहते हैं कि मेरी सरकार आपको सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे और वो आप देश को दिखाएं? इतना करेंगे? क्योंकि यहीं पर ज़मीन कांग्रेस की सरकार ने 20 पैसे में दी है। इतना ही नहीं, इसी जगह पर इतने ही दाम से भारत सरकार को गुजरात ने 1000 बीघा ज़मीन दी है। 1000 बीघा, उसी जहां अदानी का है ना, उसके बिल्कुल एडजॉइनिंग 1000 बीघा जमीन सेम रेट से भारत सरकार ने मिली है, क्योंकि वो मासी लैंड है। एक्चुअली तो जमीन दिखती ही नहीं है, वो पानी होता है, उसमें उनको फिलिंग करना पड़ता है, और वहाँ पर कोई एक किसान की एक तिनका भी उगता नहीं, वो ज़मीन है। और इतना ही नहीं, अदानी को पूरे हिंदुस्तान में जो ज़मीन मिली है, क्या उसकी रिसर्च आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? कांग्रेस सरकारों ने ज़मीन दी, वो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? मेरे यहाँ अच्छा, कल भारत सरकार के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर ने भी कहा कि लैंड एक्विजिशन के संबंध में गुजरात सरकार की बहुत ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है, किसी की फेवर करने वाली नहीं है, किसी का नुकसान करने वाली नहीं है। अब भारत सरकार का खुद का रिपोर्ट कहता है, अब ये पॉलिटिकल गिमिक चल रहा है, खुद अदानी ने जवाब दिए हैं, गुजरात सरकार ने जवाब दिए हैं। इस पर मेरा पूरा डिटेल सोशल मीडिया पे मेरा एक प्रेजेंटेशन पड़ा हुआ है, उसको देखिए। मैं ज़रूर देखूंगा, मगर मैं सिर्फ एक फॉलोअप उसका करूंगा। आपने कहा कि लैंड गांधीनगर अहमदाबाद में, मगर ये टाटा मोटर्स और फोर्ड इंडिया की लैंड सानंद में थी और मारुति सुजुकी लैंड हंसलपुर में थी। सानंद ये 20 किलोमीटर के अंतर पे है, 30-40 किलोमीटर की रेंज में है। और मैं चाहूंगा कि इस बात पर आपके जो मिनिस्टर है, जैसे आपके इंडस्ट्री मिनिस्टर सौरभ पटेल और आनंद शर्मा के बीच में डिबेट हो। आप, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं।
You're ready for an open debate? सब हम सब बड़ा खुला, इसके बजाय डिबेट की क्या जरूरत है? आपकी एक टोली बिठाइए इंडिपेंडेंट, जिसको रेवेन्यू लॉज मालूम हो, और आप पूरा इतना कीजिए, हिंदुस्तान में अदानी किस किस राज्यों में है, कहाँ कहाँ उनको क्या मिला है। दूसरा, गुजरात सरकार ने पॉलिसी के बाहर कुछ दिया है क्या? मेरी पॉलिसी गलत है कि नहीं, उसका तो डिबेट हो सकता है, लेकिन क्या मोदी ने पॉलिसी के बाहर, पॉलिसी होती है उसका लाभ अरब भी ले सकता है, उसका लाभ टाटा भी ले सकता है, उसका लाभ वड्रा भी ले सकता है, पॉलिसी। Can talks and terror continue? बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज में बात सुनाई देती है क्या? Mr. Modi, on the issue of economy, I think there is need for अपने नोटपैड में ये भी लिख दे कि दिस शो इज बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय हीरो मोटर कॉर्प। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों? बाद में, आखिर में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्ले कर। some clarity. I'll take a few more minutes. मुझे जाना पड़ेगा I'll take a भाई। few more minutes, Mr. Modi. My first question is that when the price of petrol is increased, the BJP calls it a betrayal of the people. Now, crude prices will continue to increase. This will be your real test. You have been critical of subsidies in the past, Mr. Modi. Can you really afford to pull back subsidies, given your own political positions on issues of price rise? किसने कहा ऐसा आपको? मैंने कब ऐसा कहा? Well, you have. कहाँ चला है? Well, मेरा मत ये है, I can quote you, Mr. मैं बताता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये देश की तिजोरी पर सबसे पहला हक गरीबों का होता है। सरकार गरीबों के लिए होनी चाहिए। सरकार वो हो जो गरीबों का सुने, सरकार वो हो जो गरीबों के लिए करे। ये मेरे शब्द है भाई, अब कहाँ से Will लाते you हो? continue the food subsidy? पहली बात है, मेरे गुजरात में भी मैं आज भारत सरकार ने हमारा कोटा कम कर दिया है। 11 लाख परिवारों को मेरी सरकार के बजट से मैं दे रहा हूँ। क्या मेरे देश का गरीब भूखा मरेगा क्या? क्या मेरे देश को भूखा मरने दूंगा क्या? सरकार की तिजोरी किस काम के लिए है? गरीबों के लिए, और इसमें हमारा कमिटमेंट है। देश ऐसे नहीं चल सकता जी। I asked you the question because on January 19th you said Congress party offered doles to win the election. That was seen to be a reference to subsidies. दो चीज़ें अलग है भाई। आप चुनाव के समय कोई एक गिफ्ट घोषणा करे, उसका चर्चा अलग होता है। इकोनॉमिक पॉलिसी में डाउन ट्रोडन लोगों के डेवलपमेंट की अपनी जो स्कीम हो, वो अलग चीज़ होता है। दो अलग चीज़ें हैं। Mr. Modi, your manifesto says barring the multi-brand retail sector, FDI will be allowed in all sectors which are needed for job and asset creation. Does that mean you will revoke FDI in retail? देखिए ऐसा है, What signal will that मैं send बताता out to foreign investors? गवर्नमेंट एक कंटिन्यूटी प्रोसेस होती है जी, कंटिन्यू प्रोसेस होती है। ये देश में बहुत बुरा हुआ है कि सपा वाले एक डिस्ट्रिक्ट बना दें, बसपा वाले उस डिस्ट्रिक्ट को ख़त्म कर दें। AIDM के एक डिसीजन करे, DM के आकर के दूसरा कर दे। देश ऐसे नहीं चलता है, बहुत मैच्योर डिसीजन लेते होते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस प्रकार की कटुतापूर्ण बातें कभी नहीं कही है। हमारे ये कहना है कि भाई आज देश को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना बड़ा धक्का लगेगा, हमारे नौजवानों का रोजगार चला जाएगा, और देश की प्रायोरिटी होनी चाहिए जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन के लिए हमारी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। हमारी प्रायोरिटी जॉब क्रिएशन रहेगी। अगर दुनिया के बाजार में से छाता यहाँ बेचने के लिए आता है और अम्ब्रेला, और मेरे देश में बेचारा 500,000 छाता बनाने वाला का दुकान बंद हो जाएगा, तो रोजगार का क्या No, होगा? Mr. Modi, because this, basically जो मूल सवाल ये है that because of all your years in the RSS and the influence of the RSS and the Andy Marino book on you, which is your political biography, I don't know if it's an authorized or unauthorized biography which has come out, seems to indicate, Mr. Modi, that you were not completely in agreement with the RSS on their economic views. So my very simple and straight question to you, Mr. Modi, is this, that will you be guided more by the pro-market reformist approach, which you have shown a lot of enthusiasm for, or will you be guided more by the Swadeshi RSS approach? पहली बात है, जितनी किताबें मेरे पर लिखी गई है, पॉलिटिकल बायोग्राफी हो, ऑटोग्राफी हो, जो भी लिखा गया होगा, न मैंने किसी को लिखने के लिए कहा है, न मैंने ऑथोराइज किया है। और कुछ लोगों ने बहुत बेईमानी करके मेरे नाम का उपयोग किया है, लेकिन मैं बोला नहीं हूँ। लेकिन आज जब पूछ लिए तो बोल रहा हूँ, मैं किसी को मान्यता नहीं देता हूँ ये सब। और मैं देख रहा हूँ कि पिछले 30 दिन में शायद 150 किताबें आई हैं। जरूर। अब उनकी जिम्मेवारी, Let's leave that aside. But my question. नहीं, नंबर 1 तो वो ये विषय I think अलग keep that aside. दूसरा RSS की थिंकिंग आर्थिक विषयों पर इतनी है कि भाई भारत का गरीब आदमी का भला हो, ये वो सोचते हैं। जहाँ तक मैं सरकार में बैठा हूँ, मैं मानता हूँ कि जो लोग देश के हित की इकोनॉमी सोचते हैं,
कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। Mr. Modi, on the issue of Pakistan, because your foreign policy would be central on Pakistan. You have said now in a recent interview that a confrontational approach is not the best approach in foreign policy relations. So, will you allow talks to continue despite ceasefire violations, despite infiltrations? Because the ceasefire violations and infiltrations have really crossed all limits, especially in the last 5 years of the UPA. In your speeches, you've taken a very strong view on it. Can talks and terror continue? बम बंदूक और पिस्तौल की आवाज़ में बात सुनाई देती है क्या? बम बंदूक पिस्तौल के धमाकों के बीच आवाज़ सुनाई देती है क्या? तो बातचीत के लिए सुनाई देती आवाज़ के लिए तो बम बंदूक धमाके बंद होने चाहिए। नहीं, बातचीत के लिए बंद होने चाहिए। बंद होने के बिना बात हो नहीं सकती। बम बंदूक पिस्तौल की आवाज़ यहीं पर मैं और आप बात कर रहे हैं और धमाके हो रहे हैं तो बात होगी क्या? कैसे होगी जी? So what this means is that you cannot continue the export of terror from Pakistan, infiltration. भारत की संसद का सर्वसम्मति ओपिनियन है और हिंदुस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी को इस ओपिनियन को बदलने का अधिकार नहीं है। So can talks continue? My question is on talks, Mr. Modi. Can talks continue with Pakistan? For example, they have not moved 1 inch, Mr. Modi, on the 2611 trial. Right. And there will be वो सारे इशू आज भी वैसे के वैसे खड़े हैं, आज भी खड़े हैं। तो आप अगर प्रधानमंत्री बनेंगे और पाकिस्तान का रवैया बदले नहीं, अगर 2611 ट्रायल में प्रोग्रेस नहीं हो, अगर इन्फिल्ट्रेशन कंटिन्यू रहे, अगर एक्सपोर्ट ऑफ टेरर कंटिन्यू रहे, तो क्या टॉक्स आपकी सरकार करेगी पाकिस्तान के साथ? आप नेगेटिव क्यों सोचते हो? अगर देश मजबूती का एहसास कराएगा तो साथी भी बदलेंगे, पड़ोसी भी बदलेंगे, माहौल भी बदलेगा। अगर बदले नहीं तो बातचीत क्या हो सकती है? बहुत सीधा सवाल है मेरा, मोदी जी। आपका निराशा में पैदा हुआ सवाल है, मैं आशावादी जवाब दे रहा हूँ। क्या जवाब दिया है और ये हो रहा है। अंदर से एक हिंट दे दी है हम्म, कि अगले 10 साल में क्या होने वाला है। But why don't you say that talks and terror cannot continue? That was the position of the BJP for all these last few years. भाई मैं वही कह रहा हूँ जी, देश की सरकार मजबूत होगी तो समस्याओं का समाधान अपने आप शुरू होगा। So talks and terror cannot continue. That was the position of the BJP when it was out of power. मैंने अलग शब्दों में कहा कि बम बंदूक और पिस्तौल की आवाज़ में आवाज़ कहाँ सुनाई देती है, मैंने वही तो कहा आपको। Exactly. So you've said that you and I are saying basically the same thing. Mr. Modi, recently the Interior Minister of Pakistan reacted and some say overreacted to your comment on Dawood Ibrahim. And now my question to you is, considering that the UPA government has completely failed to bring Dawood Ibrahim, or we keep giving them files on Dawood Ibrahim. If I'm not mistaken, we gave them another file a few days back. Will you adopt the same tactics of asking and pleading with Pakistan to cooperate on Dawood Ibrahim? Because all the intelligence proof is that he is in Pakistan, that he lives in Karachi, and he has the support and patronage of the Pakistan government and the ISI. मैं मानता हूँ ये नॉन इशू का आप इशू बना रहे हो। नॉन इशू इन द सेंस इस लेवल का इशू नहीं है जो हमको। He is India's most wanted man. सुनिए, इस लेवल पे जहाँ चुनाव देश का पहुँचा है वहाँ अगर आप इसी खिलौने से खेलोगे तो आप अच्छा नहीं कर रहे हो। नंबर 1, मेरी डिबेट क्या थी? मुझे सवाल पूछा गया था शिंदे के विषय में, मेरा जवाब भारत के गृह मंत्री के संबंध में है। मेरा जवाब किसी टेररिस्ट या किसी अंडरवर्ल्ड वाले के व्यक्ति के संबंध में मेरा क्या था? उन्होंने क्या कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैंने इनका कहा, मैंने कहा देखो भाई ये काम पत्रकार परिषदों में नहीं होते हैं। मैंने कहा ये ओबामा ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन किया क्या? तो मैंने कहा मैं चुनाव के समय ऐसी बयानबाजी ये होम मिनिस्टर को शोभा नहीं देती। मेरा इतना ही जवाब है। मैं उस व्यक्ति के लिए नहीं बोल रहा हूँ, नहीं मुझे टाइम खराब करना चाहिए। गवर्नमेंट मशीनरी है, अपना काम करेगी। No, what you said, I know. You said, did the Americans talk with Bin Laden? I know what you said there. But my question is, can the old policy continue vis-a-vis Dawood Ibrahim? मैंने ये कहा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऑपरेशन किया था, मेरा शब्द ये था। ये शिंदे जी को प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ती है? मोदी ये जी, चुनाव के समय इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शिंदे जी को शोभा देता है क्या? ये दैट वाज माय इशू, वाज शिंदे इशू, वाज अ स्टेटमेंट, इशू वाज नॉट अ कंसर्न पर्सन। Mr. Modi, on America, I know you've been asked a question on the visa ban, and you've given a reply. I don't want to repeat the same question and get the same answer. I just want to ask you one question to get your full sense on foreign policy. Mr. Modi, there has been a view that the UPA government has been soft on foreign policy issues. You have talked about it yourself. And also, especially, there has been a view that the Manmohan Singh government has been too soft towards America. I'll give you one example and I want an answer, which I think will allow our viewers to read your mind. Mr. Modi, recently the Brazilian president, Dilma Rousseff, she called off a state visit to the United States in September last year because there were news reports that America had spied on her communications as well as that of other Brazilians. Mr. Modi, at the same time, it was also revealed that the United States snooped on the Indian embassy as well. यानी कि हमारे एम्बेसी पे उन्होंने स्नूप किया, हमारे जो दूतावास है वहाँ पे, और इंडिया was the 5th most tracked country by the American intelligence agencies. It was revealed officially. In such a scenario, I want to know from you, would you have reacted
in the way that the Brazilian president did, or would you have reacted in the way the UPA government reacted when this fact came out? When we will get the first-hand information, we'll analyze it and we'll come to the conclusion what to do. Would you have been tougher? My simple answer is, I don't have any information. I can't go through the media reports. Once I'll get when we will there in the government, we'll get the correct information, we'll analyze it, and we will formulate our strategy. Mr. Modi, two more questions. One, the question which you've been asked very often. In a Narendra Modi government, will Rajnath Singh or Sushma Swaraj be in Narendra Modi's cabinet? Will they find space in the cabinet? थैंक यू, आपने गवर्नमेंट बना दी कुछ काम मेरे पर छोड़ दीजिए मेरी पार्टी की टीम पर छोड़ दीजिए टीम बैठ करके चर्चा करें You know the context of my question. That will they find space in your टीम cabinet? विल डिसाइड द होल टीम विल डिस्कस विल डिसाइड क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए Mr. Modi, one view is that you've run a very effective campaign, a very tough campaign, and a very aggressive campaign. When and if you form the government, Mr. Modi, the same strength of yours, that you can take a lot of responsibility upon yourself, is used by some critics to say that could be a weakness, that you over-centralize. I want you to give your clear view today before we wrap up the interview on how you will. मेरा व्यू लेने के बजाय अच्छा होगा मेरा 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लिया जाए आपको हैरानी होगी ये गुजरात की इतनी विकास की जो क्रेडिट मुझे दी जा रही है ना वो गलत है सचमुच में टीम काम कर रही है आपको हैरानी होगी मेरे पास कोई काम ही नहीं है सरकार में 14 साल से मेरे पास कोई काम नहीं है जी मैं कोई काम सरकार का नहीं करता हूँ मेरी टीम को मैं काम दे दिया है सभी मंत्री स्वतंत्र हैं हाँ हम सप्ताह में एक दिन बैठते हैं सब मिलकर के डिस्कस करते हैं इवेल्यूएट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं इससे ज़्यादा मेरा कोई रोल ही नहीं है और इसलिए मेरी गुजरात की जो सफलता है वो सफलता इस बात में है कि टोटली सारी टीमों को एम्पावर किया हुआ है वही करते हैं दूसरी बात है मुझे जो भगवान की मेहरबानी है मुझे मैं अभी भी मानता हूँ कि हर आइडिया को इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए दैन इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी विल वर्क और मैं एक उदाहरण दूँ आपको जब नया मैं 2002 में गुजरात ख़त्म हो गया कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा वगैरह चल रहा था आई डिसाइडेड टू हेड ऑन मैंने 2003 में सारे अप्रचार के बाद तय किया वाइब्रेंट गुजरात करूँगा इन्वेस्टर्स को लाऊंगा सारा मीडिया मेरे खिलाफ था सारा इतना जोर लगाया था जैसे कोई गुजरात में कोई 1 रुपया डाले जैसे कोई पाप कर रहा है ऐसा माहौल बना दिया था हम लगे मैं करीब 8-9 महीने मेहनत किया रोज़ समय देता था मीटिंग करता था वाइब्रेंट समिट मेरे अफसरों में भी उत्साह भरना था 2005 का आया तो मैंने मुश्किल से 2-4 मीटिंग में पूछा क्या हो रहा है 2007 में आया तो सिर्फ आकर उन्होंने ब्रीफिंग किया साहब ऐसा हो रहा है 2009, 2011, 2013 वाइब्रेंट समिट हुआ मैं सिर्फ उद्घाटन के समय गया हूँ मुझे मालूम नहीं है कि किस प्रकार का ऑर्गेनाइज हो रहा है और चीज़ें पहले से बहुत अच्छी हुई मेरे यहाँ मैं कृषि महोत्सव करता हूँ 1 महीना भर गाँव में जाता हूँ खेत तक जाता हूँ पूरी सरकार को ले जाता हूँ शुरू में मैंने इस कंसेप्ट के लिए 15 दिन 20 दिन मेहनत किया आज 10 साल से मैं सिर्फ मुझे सूचना आती मैं कार्यक्रम में चला जाता हूँ बाकी इंस्टीट्यूशन वर्क सिस्टम वर्क तो मुझे कार्य करने की मेरी जो आदत है बेसिकली मैं संगठन का व्यक्ति हूँ तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ये मेरे ब्लड में है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज चाहे ह्यूमन रिसोर्स हो या टाइम रिसोर्स हो मनी रिसोर्स हो जो हो, ये मुझे परमात्मा ने गिफ्ट दी हुई है खुद मैं कुछ नहीं करता जी आपको हैरानी होगी और शायद हिंदुस्तान में सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करने की हिम्मत कोई राजनेता में नहीं होगी मैं कुछ नहीं करता हूँ मैं बताता हूँ जी सब मेरी टीम करती हैं बहुत अच्छे ढंग से कर रही है और टीम ही करनी चाहिए मेरा मत है Mr. Modi, thank you very much. थैंक यू भैया थैंक यू Thank you very much for talking to me. टाइम्स नाउ के दर्शकों को मेरा नमस्कार और आप सबको मैं टाइम्स नाउ के माध्यम से कहता हूँ पूरे देश में 8 चरण पूर्ण हो चुके हैं 9वां चरण भी पूर्ण हो जाएगा लोकतंत्र की ताकत देश की जनता है मैं जनता को नमस्कार करता हूँ धन्यवाद Thank you, Mr. Modi. Thank you very much indeed. Thank you. थैंक यू पहले शुरू करते हैं भाई मजा आ गया मतलब बोरियत नहीं हुई एक भी जगह पे पूरा इंटरव्यू इशू बेस्ड रहा इशू बेस्ड रहा और इसमें भी सवाल अर्नब ने रिपीट किए लेकिन मोदी जी ने हर बार एक अलग जवाब दिया और हर बार जवाब देके एक अलग सवाल का जवाब दे दिया ठीक है जो पूछा भी ना गया हो बहुत सी ऐसी चीजें थी एक हिंट दे दिया फॉरेन पॉलिसी में
और एक चीज बड़ी अच्छी बोली कि यार जब तक सरकार में बैठेंगे नहीं, इंटरनल इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो कैसे हम आपको अभी कैसे बता दूंगे मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, पाकिस्तान को लेके उन्होंने एक चीज जो बोली कि भाई जब देश बदलेगा तो सराउंडिंग्स भी एम्पावर बदलेगी, होगा। एम्पावर होगा, तरक्की करेगा, डेवलपमेंट की तरफ, विकसित होने की तरफ बढ़ेगा, तो सराउंडिंग भी बदलेगी। सराउंडिंग उस वक्त पाकिस्तान की बात हो रही थी तो रेफरेंस पाकिस्तान था, वो आज हमें होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने जो मेक इन इंडिया का भी बताया, डिजिटल इंडिया का जो टीम वर्क में आखिर में डिजिटल इंडिया का भी हिंट दे दिया उन्होंने कि टीम इंस्टीट्यूशनलाइजेशन। ठीक है, मोदी जी के टाइम पे कितने नए इंस्टीट्यूट्स बने हैं गवर्नमेंट के, कितने नए गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स बने हैं जो 14 के बाद ही बने हैं। और मिनिस्ट्रीज बनी है न्यू न्यू हाँ, बहुत सारी। न्यू मिनिस्ट्रीज बनी है जो सक्सेसफुल है, मतलब जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा कि हाँ इन्होंने काम किया। सबसे बड़ा एग्जांपल तो जल शक्ति मिनिस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी की, जो ये दो मिनिस्ट्रियां तो सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रहे हैं ये अभी। हाँ, वो अभी कंफर्म नहीं है। ठीक है, अच्छा बांग्लादेश पे आ जा, तो बांग्लादेश पे एक चीज मैं कहना चाहूंगा लोगों को बताने के लिए, मोदी जी के इंटरव्यू के अलावा जो मेरे दिमाग में एक चीज आ गई जो पहले, बहुत पहले मैंने पढ़ी थी। एक तो ये है खालिदा जिया वाले, ठीक है, जो करते हैं ये सारा कांड, जो सारा कर्म वगैरह है, ठीक है, अट्रॉसिटीज, ऑपरेशन ऑन हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटीज। लेकिन साथ ही साथ इसमें एक बहुत बड़ा सेक्शन बिहारियों का भी है। वो बिहारी जो 47 में यूपीसीपी से बंगाल गए थे, ठीक है, और जब पाकिस्तान आर्मी ने बांग्लादेश में उनके खिलाफ जेनोसाइड करना शुरू किया तो बिहारीज वर इन फेवर ऑफ पाकिस्तान एंड दे सपोर्टेड पाकिस्तान आर्मी। 71 के बाद बिहारियों से जो बेसिक राइट्स होते हैं सिटीजन के, वो बांग्लादेश ने छीन लिए थे जब बांग्लादेश फॉर्म हुआ। आज भी जो बिहारी जिस शहर में रहता है उस शहर से बाहर नहीं जा सकता, उसी शहर में रह सकता है, और उसे बहुत सारी बेसिक राइट्स भी उसके पास नहीं है बांग्लादेश में, स्टिल टिल डेट, आज तक। तो ये बहुत बड़ा एक बिहारियों का भी बहुत बड़ा हिस्सा है, बहुत बड़ा। वो क्वांटिटी में कम है, पर अगर एक ये ऑपरेशन में और ये इन चीजों में, क्राइम में चले जाए तो इसमें इनका बहुत बड़ा हिस्सा है बिहारियों का। तो ये भी एक चीज थी जो मेरे जहन में ही मैं बता दूं। दूसरा, इन्होंने एक इंडिया टीवी पे इंटरव्यू दिया था आपकी अदालत पे, उसमें एक बहुत ही क्लियर कट जवाब दिया था फॉरेन पॉलिसी पे कि 125 करोड़ का मुल्क है, कोई कैसे दबा सकता है। भारत में इतनी क्षमता है कि वो पूरी दुनिया को अकेला झुका सकता है। और बिल्कुल क्लियर कट, ये कोट अनकोट में ये बता रहा हूं, मोदी जी ने एग्जैक्ट यही लफ्ज बोले थे। सवाल क्या था वो मुझे पता नहीं, पर ये फॉरेन पॉलिसी से ताल्लुक ही था। तो इससे बड़ा क्लियर कट और क्या मिलेगा। और क्या चीजें तूने क्या क्या नोट डाउन किया। इन्होंने दाऊद इब्राहिम पे सवाल पूछा तो मोदी जी का उस वक्त विजन क्लियर था कि दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम होती है, एक मेन प्रॉब्लम होती है जेन्युइन और एक नॉन जेन्युइन। जो कि मतलब ऐसे कभी चाय पे बैठे हम कि आज क्या कुछ नहीं करने को है तो चलो दाऊद को निपटा देते। हम्म। ऐसी जो छोटी छोटी इशू है वो अलग है, वो तो ऐसे ही कैजुअली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है कि जब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को ही लोग बहुत ज्यादा हाईलाइट कराते हैं। हमारे सेल्फ प्रोक्लेम्ड कई हिंदूवादी जो यूट्यूबर्स हैं वो भी सिर्फ नॉन जेन्युइन इश्यूज को लेके ही बीजेपी को बोलते हैं कि ये मोदी जी क्यों नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे। दे आर नॉट, ऐसे नहीं बोलेंगे नॉन जेन्युइन, उसको बोलेंगे लेस इंपॉर्टेंट। हाँ, क्योंकि वो स्ट्रेटेजिकली वो इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट है। कैसे? वो मतलब स्ट्रेटेजिकली वो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि उस इश्यू को प्रोलॉन्ग किया जाए, उस इश्यू को रखा जाए, निपटाया ना जाए स्ट्रेटेजिकली। इसीलिए वो लेस इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको, उस इश्यू को खत्म करना। और ये चीजें हम काफी दफा समझा चुके हैं। ठीक है, और क्या लिखा है। इसके अलावा देश चलाना और सरकार चलाना में डिफरेंस।
ये आज हम देख रहे हैं। एक चीज लोगों को पता ही है, बीजेडी वगैरह और ये वाईएसआर वगैरह सब ये मोदी जी के एनडीए के हिस्सा नहीं है, पर मोदी जी के फेवर में ही और बीजेपी की फेवर में ही वोटिंग होती है लोकसभा राज्यसभा में बिलों में। मैं एक चीज को बड़ा गौर से देख रहा हूं, जितने बड़े बड़े बिल आए, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, ठीक है, या आपके जो दूसरे जो भी बड़े बड़े जीएसटी हो गया, डीमोनेटाइजेशन वगैरह, जो भी इतने बड़े बड़े बिल हैं, आम आदमी पार्टी ने हमेशा हमेशा बीजेपी के हक में वोट दिया, राज्यसभा में भी। वुमेन रिजर्वेशन बिल अभी आया है, अभी ये नए जो क्रिमिनल लॉज आए हैं वो भी। अरविंद केजरीवाल कितना शातिर इंसान है, तू इससे अंदाजा लगा। और उसने इंटरव्यू में ओपनली भी कहा था लास्ट ईयर अगस्त सितंबर में कि अगर गवर्नमेंट यूसीसी लाती है पार्लियामेंट में तो हम यूसीसी के फेवर में वोट करेंगे। मेरी किसी से केजरीवाल को लेके बात हुई थी, जो कि आप समझो कि उनका बहुत ज्यादा क्लोज एसोसिएशन रहा है केजरीवाल से। उन्होंने बोला था कि ये आदमी जब आएगा इमर्ज करके ठीक से, तो आपको पता चलेगा ये कितना बड़ा डिक्टेटर साबित होगा। ही इज अ नार्सिसिस्ट, एनार्किस्ट कह ले, नार्सिसिस्ट कह ले, ठीक है, सेडिस्ट भी है, लेकिन ठीक है ऐसे तो और भी लोग होंगे, पर शातिर कितने हैं, ये शातिर कितना है, ठीक है। इसकी एनार्किस्ट और शातिरता नार्सिसिस्ट का तेरे को और भी मिल जाएंगे, पर इसके जितना शातिर तेरे को बहुत मुश्किल से मिलेगा। इसके शातिरता की और दो तीन कहानियां हैं जो हम लोग जानते हैं, जो इसने की हैं, वो फिर ऑफेंसिव एक्टिविटीज। वो फिर कभी डिस्कस करेंगे। और क्या है? इसके अलावा राहुल गांधी ने कुछ ऊटपटांग बयान दिया था कि हम तो सेंटर से भेजते थे, स्टेट वाले खर्चा ही नहीं करते थे। तो उन्होंने बोला लेटर दिखाओ, क्या कितने चिट्ठियां लिखी। मुलायम ये सिंह मसला यादव के अभी भी बारे में। चल रहा है, वो इलेक्शन कमीशन वाला अभी भी भौंक रहे हैं। तो ये मतलब यार कोई स्ट्रेटेजी चेंज करो, ये लेटर स्टेट हमें वो बजट। अब ये अपोजिशन में तो ये बोलती है कि हमारे स्टेट्स को सेंट्रल बजट नहीं देती। निर्मला सीतारमन ने अभी जो इनकी फाड़ी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और फिर वो व्हाइट पेपर भी निकाल के दिया। उसके बाद पार्लियामेंट में अलग से बताया कि हमने कितने कौन कौन सी गवर्नमेंट्स को कितने कितने पैसे दिए हैं कंपेयर टू बीजेपी स्टेट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें भी उन्होंने सामने रखी। तो यार इसके अलावा मुलायम सिंह यादव पे बात की, और अच्छी बात की, पॉजिटिव। एक भी चीज खिलाफ में नहीं बोली। देखिए, जो आदमी जमीन से जुड़ा नेता है ना, कभी वो मतलब देश के हित में ही जाएगा, वो देश का अहित कभी नहीं चाहेगा। ठीक है ना, क्योंकि उसको पता है कि अगर देश में गरीबी भुखमरी बढ़ेगी तो समाज में अराजकता बढ़ेगी। ठीक है ना, देश। मैं थोड़ा इसको ऐसे समझा देता हूँ। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम कितनों का नाम लें। मुलायम सिंह यादव की कहानी भी हम बहुत दफा बता चुके हैं, उसके जो उसको पद्मा अवार्ड वगैरह दिया था, और शरद पवार को। मैं थोड़ा इसको थोड़ा धार्मिक तरीके से समझा देता हूँ। श्री कृष्ण का पुत्र था सांब, और वो उसका पैदा उसका जन्म ही हुआ था यादव कुल की विनाश करने के लिए, ठीक है। और उसके अंदर असुर तत्व था। बहुत दफा श्री कृष्ण उसको मार सकते थे, और शाम श्री कृष्ण को मारना चाहते थे, राधा को मारना चाहते थे, लेकिन जब जब द्वारका के बारे में बात आती थी तो शाम और श्री कृष्ण एक ही पेज पे होते थे, ठीक है। तो एक तरीके से समझ लो कि इंसान करप्ट होके भी देश हित में हो सकता है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, शायद 1000 में एक, लाख में एक हो, पर ऐसे होते हैं। कहने का मतलब ये है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि सारे खराब लोग देश हित में हैं। लाखों में एक होगा, करोड़ों में एक होगा, पर होते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ही आपके उसका अगेंस्ट होते हैं। और बंगाल पॉलिसी पे बात की कि बंगाल का कैसे विनाश हुआ, और उसके वजह से उसका फॉल आउट आसपास के स्टेट्स पे कैसा आया। आसपास के स्टेट्स में बीच में एक लाइन पे बोला था उस पूरे रीजन पे, स्टेट्स जी, के साथ साथ एक अगले जुमले में रीजन इस्तेमाल किया। रीजन क्या है? बे ऑफ बंगाल, बिल्कुल। ईस्टर्न, और उन्होंने बोला ईस्टर्न इंडिया। ये मिलिट्री स्ट्रेटेजिक या डिप्लोमेटिक टर्म्स है। ईस्टर्न इंडिया, वेस्टर्न इंडिया, ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट, ठीक है, ईस्टर्न साइड, ईस्टर्न बेल्ट, ठीक है। तो ये जो है ना, ये सोच देख कितनी दूर की है, तैयारी हर चीज की हुई है।
जो रीजन का लफ्ज इस्तेमाल, जब रीजन इस्तेमाल कर दिया ना, तो उसमें स्टेट्स के साथ साथ फिर मुल्क भी आते हैं, समंदर भी आता है। ये समझना जरूरी है। व्यूअर्स की सिर्फ जानकारी के लिए मैं ऐड कर रहा हूँ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक पॉसिबिलिटी थी कि जापान भारत पे अटैक करेगा बंगाल पे, और इसलिए अंग्रेजों ने भारत के कई लोगों को टैंक बनाना, बंदूक बनाना, ये सारा सिखाया था, और वो सारा उसी रीजन में सिखाया था। बाद में यही रीजन में आज के टाइम में जो आप समझो कि सब आर्म्स के इंडिया की सबसे पुरानी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कोलकाता या बंगाल में ही है ना। तो शुरुआत वहां, और फिर मद्रास वगैरह गई थी, वहां से मतलब ईस्टर्न साइड से होते हुए फिर यहाँ तक आई है, वेस्टर्न साइड तक आई है। तो वो रीजन अंग्रेजों को कितना इंपॉर्टेंट लगता था और भारत के लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं लगता। हम्म। दिक्कत की बात ये है। बिहार का विकास का रास्ता बंगाल से होके जाता है, ये बिहारियों को समझना चाहिए। और झारखंड का रास्ता बिहार से होके जाता है और यूपी से, दोनों से होके बिल्कुल। जाता है, वो उनको समझना चाहिए। सिब्बल का स्टेटमेंट मोदी जेल जाएगा। हाँ, ये तो अब छोड़ दे, अब इसके ऊपर तो कितनी बातें कर चुके हैं, मोदी के साथ साथ क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, कैसे फंसाया, क्या नहीं किया। ये तो मोदी जी खुद भी बोल बोल के थक गए अब तो। अब हम क्या बोले, अब हम भी थक ही गए। लेकिन बाकी जितनी भी डेवलपमेंट को लेके बात की, स्कीम्स को लेके बात की, या 2014 में उस वक्त देश के जितने भी जो उस वक्त के हालात थे, उन सबसे लगता है कि यार विजनरी इंसान था। मतलब जो बंदा मोदी जी को 2002 से फॉलो नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट 2013 में देख रहा है जब वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अनाउंस होते हैं। तो उसका जो टाइम फ्रेम है ऑफ नोइंग मोदी इस सितंबर टू मई बेसिकली, ठीक है, एक साल भी पूरा नहीं है जब से अनाउंसमेंट हुई, ठीक है। स्पेशली जो गुजरात से भी नहीं है, तो उन्होंने भी नेशनल लेवल पे मोदी को इतना कम टाइम देखा है। और ऐसे बहुत ज्यादा लोग थे, मेजोरिटी में थे। तो उनको इस एक ऐसे तो और भी इंटरव्यू होंगे, हमने एक देखा है अभी, पर एक इंटरव्यू से आपको अंदाजा हो गया ना बंदा कितना प्रिपेयर है। और विजनर प्रिपेयर होना अलग चीज होती है इंटरव्यू के लिए, विजनरी होना अलग चीज होती है। वो हमारी दिक्कत है कि हमको रेफरेंस के लिए दोबारा उसी होस्ट का वीडियो देखना पड़ा, क्योंकि हमने पास्ट में कुछ ऐसा देख लिया था कि हमारा दिमाग तार उलझ गए थे, अभी फिक्स हुए। दूसरा ये है कि बाकी सब, एक और वजह भी थी अर्नब को देखने की, कि बाकी सब जो है ना, वो 99% है ना, वही गुजरात, वही कांग्रेस, वही गांधी पर। अर्नब थोड़ा सा 70% तक करता है, 30% वो फिर दूसरी चीजों की भी बात करता है जो कि उसने की इस इंटरव्यू में। तो हमने इसीलिए इसी का ही हमने चूज किया। लोगों ने भी कमेंट में लिखा था कि यही अर्नब का फ्रेंकली वाला जो है, फ्रेंकली स्पीकिंग विद अर्नब, यही मोदी जी के साथ करना। तो इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कि दुनिया के सबसे बड़े जो मौसम वैज्ञानिक है उनके ऊपर भी वीडियो किया जाए, उनके वीडियोज के ऊपर भी। सबसे बड़े मौसम वैज्ञानिक सिंध के जरदारी के बेटे, बारिश आएगा तो पानी आएगा। ज्यादा ना, ना अपना वक्त जाया कर, ना दर्शकों का वक्त जाया कर। कुछ नहीं, मैं ऐसा ये सोच दिखा रहा हूँ कि जिससे या तो लो, लोगों को या तो खुशी मिले या कुछ सीखने को मिले। लोगों का दिमाग लोगों खराब हो जाए, उनको आगरा याद आने लगे, उससे बेहतर है कि छोड़ दे। मैं सोच रहा हूँ लोगों को पता चले सिमिलैरिटीज। सिमिलैरिटीज तो मैंने एक वीडियो में बताई भी थी। जरदारी और सोनिया गांधी में दोनों में कितनी सिमिलैरिटीज हैं। सो चले। अभी हम एंड पे आ चुके हैं, और एंड पे आने से पहले दोबारा से आपको रिमाइंड संतोष करा रहे हैं, हमने बताया कैसे आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं। और एक स्पेशल क्वेश्चन आया था, जिसका सिर्फ अलग से मैं रिप्लाई करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। बाकी मैंने कोशिश किया कि जितने भी ईमेल आ रहे सबका मैं मेल पे इंडिविजुअल रिप्लाई कर रहा हूँ, और कमेंट में मैक्सिमम लोगों का मैं रिप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट एक दो दिन के मैंने कर दिए हैं। बाकी शुरू से अभी तक जितने भी कमेंट्स आया सबका मैं रिप्लाई करूंगा। तो ये मुझे जो आया है, ये देखो आपके मैं जवाब दूंगी, तू दे रहा है। आप देखिए, वी लव क्रिटिसिज्म। हमें मजा आता है क्रिटिसिज्म करने में। अगर आप मेरा करते हो, हम लोग का करते हो, तो हमें भी कई चीजें सीखने को मिलती हैं। तो इसलिए मैं इस परंपरा के लिए ही हम ये वीडियो दोबारा
इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, क्रिटिज्म करो ठीक है, डिसलाइक करते हो वो भी ठीक है, भाषा को थोड़ा संभाल के रखो, नहीं तो हम जिस भाषा को इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जुनेद तो नहीं कर सकता, ये तो बेचारा बड़ा शरीफ है, ये ऑफ कैमरा भी बड़ा शरीफ है, फिर मैं जिस भाषा का इस्तेमाल कर सकता हूँ तुम्हें तुम्हारी सोच है, ठीक है। पहली चीज, भाषा को कंट्रोल में रखो, अगर तुम बुरा सुन नहीं सकते तो बुरा बोलो भी मत, अपनी टोन संभालोगे, हम अपनी टोन संभालेंगे। दूसरी चीज, ये जो तुम्हारा ये बाकी पहले सेंटेंस को मैं छोड़ के बाकी जितने तुमने लिखे हैं सेंटेंस, ये जो तुम्हारा हाइपर राइट विंग है, तुम्हें लगता है कि तुम हाइपर राइट विंग होके, ठीक है, और 2 सेकंड या 30 सेकंड इंस्टाग्राम रील वाले अगर तुम सनातनी बन के तुम देश का कुछ भला कर सकते हो ना, तो बेटा अपने आप को खुद मार दो, सुसाइड कर लो, ज्यादा बेहतर है। तुम देश के लिए कुछ भला नहीं कर सकते, उल्टा तुम देश पे बोझ हो। ये तुम्हारी जितनी लाइनें इन सबकी समराइज में तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हारा हाइपर विंग जितना लेफ्टिस्ट का नकारापन इस देश के लिए अभिशाप है, उतना ही तुम्हारा हाइपर विंग इस देश के लिए अभिशाप है। बात रही पहली लाइन, पहली लाइन का मैं बताता हूं। 99% व्यूअर्स इंडियंस हैं, तो वी गो देयर टू ब्रेक प्रोपागेंडा, नॉट टू क्रिएट वन। पहली चीज। दूसरी चीज, वी डोंट गेट पेड टू बी ऑन अदर्स चैनल्स, ठीक है, तो आप हम पे वो भी इल्जाम नहीं लगा सकते। और तीसरी चीज, मैं और जुनेद हम दोनों ही बहुत सारे चैनल्स पे पहले जाते थे, पर लास्ट हमने 3-4 महीनों में हमने बहुत ही लिमिटेड चैनल्स कर दी हैं। अब हम हर चैनल पे नहीं जाते, ये सोचने का वक्त है कि हम क्यों नहीं जाते, क्या ये चैनल सच्चे हैं या झूठे हैं, ठीक है, या हम इन्हीं चैनल्स पे क्यों जाते हैं, हम दूसरे चैनल्स पे क्यों नहीं जाते। अगर इतनी सी बेसिक सी कॉमन सेंस का अगर तुम दिमाग में अपना सवाल को लेके तुम ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं कर सकते, तो फिर मेरे ख्याल से दूध पीते बच्चे ही हो गए, इतना भी दिमाग नहीं है। और मैं सिर्फ इस बंदे को नहीं कह रहा, जितने भी व्यूअर्स हैं, डिसलाइक भी करते हो कोई इशू नहीं, जरूरी थोड़ी ना कि हर बंदा लाइक ही करेगा एक दूसरे को, ठीक है, कोई नेसेसरी थोड़ी ना। आप क्रिटिसिज्म करते हो वो भी इशू नहीं है। भाषा और टोन ये दोनों चीजें, इन दोनों को कंट्रोल में रखना, नहीं तो हम, मैं जिस भाषा या टोन का इस्तेमाल कर सकता हूं ना, उसका अंदाजा भी नहीं है। भाषा और टोन दोनों का, इसको अपनी लिमिट में इस्तेमाल करना। लिमिट से बाहर जाओगे ना, तो फिर हमें नहीं बोलना कि हम क्यों लिमिट से बाहर गए। तो विद दैट वी कम टू कंक्लूड। ऑलरेडी हम 1.5 घंटे पहुंच गए। मैं कोशिश करूंगा इसको 45 प्लस 45 में डालूं, ताकि लोगों को ज्यादा तकलीफ ना हो। अंत में यही कहूंगा, मकसद नहीं बोलना है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि वो डॉक्टर कलाम का एक इंटरव्यू था, जिसमें वो जमीन पे बैठ के जो एजेंडा था वो जो लिबरल जो जर्नलिस्ट था उसको तोड़ रहे थे। लास्ट में उन्होंने बोला था कि किसी होस्ट ने रिमार्क्स दिया था कि डॉक्टर कलाम आप तो एटम बम बनाते हैं और राम मंदिर की बात करते हैं, और मैं न्यूक्लियर के बिल्कुल खिलाफ हूँ, मेरी आइडियोलॉजी के खिलाफ है। तो उसको रिप्लाई किया था उन्होंने कि आपके पास एक एजेंडा है और मैं उस एजेंडा में फंसने वाला नहीं हूँ। आपको हमेशा याद रखना चाहिए कि इस देश में जो गरीब वर्ग है उसको कैसे उठाने का प्रयास करना चाहिए, हमेशा इसी चीज के ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। उस वक्त बोली थी डॉक्टर कलाम ने। और मैं वो वीडियो इसलिए करना चाहता हूँ कि डॉक्टर कलाम को लेकर रिसेंटली कुछ लोगों ने डिसइंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा फैला दी है। तो लोगों को जानना चाहिए कि डॉक्टर कलाम ने ऐसा क्या किया जो लोगों को नहीं पता। डॉक्टर कलाम वाली वीडियो में जिसने डिसइंफॉर्मेशन की शुरुआत की है ना, हम उसको भी फिर एक्सपोज करेंगे, जो आजकल सनातनियों का बड़ा हीरो बना फिर रहा है यूपी में। चले, सारे दर्शकों को प्रणाम, और हमें इजाजत दें। और जो कलाम सर का तो अब इंटरव्यू रिएक्शन होगा ही होगा, उसके साथ साथ किसका चाहते हैं वो भी लिख दें नीचे कमेंट्स में। बिल्कुल जी। थैंक यू। ये सीरीज अलग चलेगी, रेड फाइल की सीरीज अलग चलेगी, रिएक्शन और रेड फाइल दोनों एक साथ चलेंगे चैनल पे। थैंक यू एवरीवन, सी यू सून।